हाँ, श्रम संघ के अपना ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा करने के लिए 4 तरीका बनाता है, यानी देयर आर 5 मेथड्स नहीं विच में बी यूज्ड बाय ट्रेड यूनियंस टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव। 5 तरीका है जो श्रम संघ द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाया जा सकता है। इसमें पहला तरीका है, उसका नाम है म्यूचुअल इंश्योरेंस। दूसरा था कलेक्टिव बार्गेनिंग। थर्ड वन वाज लीगल इनेक्टमेंट। नेक्स्ट वन डायरेक्ट एक्शन। और लास्ट वन वाज पॉलिटिकल एक्शन। देखिए, वैश्वीकरण का जब दौर इंडिया में शुरू हुआ भारत में 1991 में, तो पब्लिक सेक्टर परेशान थे कि प्राइवेट सेक्टर भी परेशान था? दोनों परेशान था। बोकारो स्टील प्लांट भी परेशान था और टाटा स्टील भी परेशान था। सबको एक ही ध्यान में आ रहा था, सर्वाइवल ऑफ द इंडस्ट्री। एक ही बात ध्यान में आ रहा था, सर्वाइवल ऑफ द इंडस्ट्री, कोई दूसरा बात नहीं। गवर्नमेंट जो है मूक दर्शक बन गई। गवर्नमेंट जो है वो मूक दर्शक बन गई। तो जब मूक दर्शक गवर्नमेंट ही बन गई तो आप कितना हो पॉलिटिकल प्रेशर डालिएगा गवर्नमेंट पर, तो वो गवर्नमेंट आपकी बात को नहीं मानने जा रही है। यानी कि यह मेथड ग्लोबलाइजेशन के फेज़ में, इन द फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये मेथड इनइफेक्टिव दिखाई देगा। स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया हम बात करेंगे तो ये क्या होगा? इनइफेक्टिव होगा। अब दूसरा मेथड को देखें, टेस्ट करें, डायरेक्ट एक्शन। तो एम्प्लॉयर अगर जिंदा नहीं रहेगा, घाटा में जाएगा, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सरकार तो चला सकती है लेकिन प्राइवेट अंडरटेकिंग को ही नहीं चल सकता है। तो ये डायरेक्ट एक्शन में क्या वर्क ट्रेड यूनियन करता था? ट्रेड यूनियन का स्ट्राइक वेपन था, ये हड़ताल कर देंगे। जैसे हड़ताल की धमकी आती थी, हड़ताल का लेटर आता था या अनाउंसमेंट होता था, एम्प्लॉयर विदाउट डिले ये तुरंत लॉकआउट का डिसीजन ले लेता था, तुरंत लॉकआउट का। यानी कि द इंडस्ट्रियल डायरेक्ट एक्शन मेथड ऑफ ट्रेड यूनियन बिकेम टू मच डेंजरस और फैटल फॉर वर्कर्स, बहुत घातक हो गया। और जब देखिएगा 91 के बाद तो जितना स्ट्राइक का परसेंटेज रेट बढ़ा, उससे बहुत ज़्यादा मल्टीपल में लॉकआउट का परसेंटेज रेट बढ़ गया। स्ट्राइक बढ़ा 2% और लॉकआउट बढ़ा 500%, 500%, इतना उछाल आया। 10 जहाँ लॉकआउट होता था वहाँ सीधे 50, 100, 500 पर जा गया। और स्ट्राइक जहाँ 10 होता था तो वहाँ 11 को बढ़ गया। तो इस तरह से, यानी कि अगर इस मेथड को भी अगर ट्रेड यूनियन अपना रहा है तो खतरनाक है, इनइफेक्टिव ये भी हो गया। इट ऑल्सो बिकेम इनइफेक्टिव। म्यूचुअल इंश्योरेंस, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू है ना मुहावरा, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, इसमें एक्सटर्नल बेनिफिट तो कुछ नहीं है ना, इंटरनल है ना, आप कोई ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं। एक्सटर्नल तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई एम्प्लॉयर की तरफ से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये तो मेथड ये भूल भुलैया है। अब आइए लीगल इनेक्टमेंट मेथड की बात कर रहे हैं। आप विवाद कर रहे हैं, वो बात नहीं मान रहा है। जैसे सुलह में गया, सुलह सफल हो गया। अब लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में वो मैटर इतना पेंडिंग में, वो नहीं समझे। तो ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना एग्रीमेंट। एक ही मेथड बहुत ज़्यादा, ये भी माने लिस्ट इफेक्टिव था। ये भी मेथड क्या था? लिस्ट इफेक्टिव था, एकदम कम स्तर पर। एक ही मेथड जो था वो कारगर दिखाई दिया, कलेक्टिव बार्गेनिंग। और वो भी डायरेक्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं,
देखिएगा कि जब डिस्प्यूट होता है तो वर्कर का स्लोगन होता है, एम्प्लॉइज का स्लोगन होता है। एम्प्लॉइज जब प्रोसेसन निकालता है तो उसका नारा सुनिएगा, मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। तो प्राइवेट सेक्टर कहेगा कि मजबूरी में हम बंद कर लेंगे, तो पूरा क्या करेंगे, लॉकआउट कर देते हैं, चल, समझे। तो यह कलेक्टिव बार्गेनिंग सफल होगा कि इफ ये कंडीशन बेस्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग हो। कंडीशन बेस्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर किया जाए तो ये सफल होगा। अब कंसेप्ट क्या है कंडीशन बेस्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग का, कि वर्कर ये कहे कि हम मिसयूज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं करेंगे, जो रॉ मटेरियल का मिसयूज होता है उसको हम प्रिवेंट करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे, लोअर लेवल पर ला देंगे, और जो वो रॉ मटेरियल मिसयूज होता था उसका जो कॉस्टिंग बर्बाद होता था उतना कॉस्टिंग का हम लोग को बेनिफिट दे दीजिए। जैसे हर महीना में 1 लाख का रॉ मटेरियल मिसयूज हो रहा है, हम बचाएंगे तो 1 लाख हमको बांट दीजिए। मिस हैंडलिंग ऑफ मशीन नहीं करेंगे, मशीन का मिस हैंडल नहीं होगा। जब मशीन मिस हैंडल नहीं होगा तो मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट जो रहता है करोड़ों में, एक सिंपल कॉलेज के कंप्यूटर का मेंटेनेंस लाख में रहता है, तो बड़े बड़े मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट करोड़ों में रहता है। तो आप मिस हैंडलिंग ऑफ मशीन नहीं करेंगे, उसको हम 100% उसको प्रोटेक्ट करेंगे मशीन को कि ख़राब नहीं हो, और उसका मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट जो करोड़ों में हमको बांट दीजिए। एम्प्लॉयर कभी कहेगा कि नहीं करेंगे ना, हम प्रोडक्शन टारगेट अचीव करेंगे, समझे। तो प्रोडक्शन टारगेट क्या होता है कि कुछ जगह 5% टारगेट अचीव हो तो वह ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट नो लॉस में जाता है, 15% अचीव हो जाए तब नो प्रॉफिट नो लॉस में, समझे। अगर 40% हो जाए तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है कि 40% अचीव होने पर नो प्रॉफिट नो लॉस में जाता है। अगर 100% अचीव हो तो 60% का एरिया तो फायदा है ना। तो प्रोडक्शन टारगेट अगर अचीव कर लेते हैं तब वो एम्प्लॉयर को देने में कोई, हाँ, जहाँ 180 का प्रोडक्शन टारगेट होता है वहाँ 130-35 आउटपुट आता है, समझे। तो जो ये आपका 45 को कम जो बनाए वो 45 को भी बना देते तो आपको एडिशनल एम्प्लॉयर को देने में कोई परहेज नहीं होगा। तो आप कंडीशन रखिए कि हम प्रोडक्शन टारगेट की गारंटी लेते हैं, अचीव करेंगे, हम रॉ मटेरियल का मिसयूज नहीं करेंगे, गारंटी लेते हैं, हम मिस हैंडलिंग ऑफ मशीन नहीं करेंगे, गारंटी लेते हैं, हम अपने जितने भी वर्किंग एफिशिएंसी है उसको ऑनेस्टली हम काम पर रखेंगे। हम 8 घंटा काम कर रहे हैं, आधा घंटा रेस्ट इंटरवल दीजिए, 7.5 घंटा अपने वर्किंग एफिशिएंसी को ऑनेस्टली यूटिलाइज करेंगे, समझे। तो जैसे ऑनेस्टली यूटिलाइज करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, अपर लेवल पर रहेगी। तो आप जैसे कंडीशन इम्पोज कीजिएगा कि ये कीजिए, हमको ये फ़ायदा दे दीजिए, एम्प्लॉयर कभी भी उस ट्रेड यूनियन के डिमांड को इग्नोर नहीं करेगा, समझे। तो एक ही सहारा था, जब ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव दिखाई देने लगा तो ट्रेड यूनियन को एक ही उसके पास अस्त्र बचा, वो भी था कंडीशन बेस्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। आप ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए क्या सपोर्ट करना चाहते हैं, समझे, आप बताइए और तब अपने डिमांड को पेश कीजिए, समझे। और जहाँ भी ट्रेड यूनियन ऐसा कंडीशन बेस्ड बात किया वहाँ भी आप देखिएगा बहुत अच्छा, समझे। इवन यहाँ तक कह दिया कुछ ट्रेड यूनियन कि आप ठीक है आप VRS दे दीजिए, लेकिन VRS का जो पैसा देते हैं थोड़ा और बढ़ा के दीजिए। VRS में स्कीम में जो आप पेमेंट देने की बात करते हैं उसको थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, आप VRS दीजिए, कोई बात नहीं है। वहाँ भी एम्प्लॉयर कोई अगेंस्ट नहीं किया, लेकिन जहाँ वो VRS देने की बात किया, अच्छा ट्रेड यूनियन अपोज किया, वहाँ सीधा तालाबंदी कर दिया, वर्कर अपने से भाग गया ये ट्रेड यूनियन के चक्कर में वो पैसा नहीं मिलेगा, चलो लो नौकरी छोड़ के भाग जाओ, VRS लेके भाग जाओ, समझे। तो इससे क्या हुआ कि जो चालाक ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट वगैरह थे वो कंडीशन बेस्ड बार्गेनिंग कर करके वर्कर को सारा को बेनिफिट दिलाए और सारा ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप का अपना वर्चस्व कुछ बनाए रखे। और जो रिजिड टाइप के हुए उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, एम्प्लॉयर बात सुन नहीं रहा है, और जब एम्प्लॉयर बात नहीं सुनेगा, लॉकआउट का डिसीजन ले लेगा तो वर्कर भी आपका साथ छोड़ देगा, समझे। तो इस तरह से देखिएगा कि पहला हम देखें
कि ग्लोबलाइजेशन के फेज में ट्रेड यूनियन के पास सबसे बेहतर तरीका था कि कंडीशन बेस्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग करो और अपने उद्देश्य की पूर्ति करो। ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ को ध्यान में रखो, अपने उद्देश्य की पूर्ति करो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब डेवलप करेगा तभी आपका उद्देश्य पूरा होगा। और वो स्लोगन भूल जाओ कि मेरी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, वो स्लोगन पर चलेगा ट्रेड यूनियन साफ, समझे। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत ये फायदा हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन के फेज में एक ही कंडीशन बेस्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो ट्रेड यूनियन को जिंदा रखा, सर्वाइव कराया और ऑब्जेक्टिव को वो मोर और लेस फुलफिल करने में सफल हुआ। दूसरा चीज कि इसमें कौन मेथड का प्रयोग पहले करेगा, कौन मेथड का ट्रेड यूनियन प्रयोग पहले करेगा, ये पढ़ने के लिए स्टेप है, समझे। इसका डिसीजन वो लेगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हमारा उद्देश्य का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है। हमारा उद्देश्य का सब्जेक्ट मैटर क्या है। दूसरा कि हमारी बार्गेनिंग पावर क्या है, ये देखेगा बार्गेनिंग पावर। सौदेबाजी शक्ति देखेगा कि मेरे से ज़्यादा बाघ एम्प्लायर तो नहीं है ना। तो ग्लोबलाइजेशन के प्रारंभिक चरण में एम्प्लायर क्या हो गया था, बाघ हो गया था, आई बकरी बन गया था, नहीं समझे। अब वो देखेगा कि कौन किसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, बाघ और बकरी की लड़ाई नहीं होगा। अगर दोनों का बार्गेनिंग पावर सेचुरेटेड पॉइंट पर हो तब तो कुछ हो सकता है, समझे। क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग में बार्गेनिंग पावर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो पहले देखेगा कि हमारा बार्गेनिंग पावर और एम्प्लॉयर का बार्गेनिंग पावर किस तरह का है। एम्प्लॉयर का बार्गेनिंग पावर और मेरा बार्गेनिंग पावर थोड़ा प्लस माइनस है तो कोई बात नहीं है। अगर बहुत हम माइनस में हैं तो डिमांडो बड़ा माइनस में रखेंगे, नहीं तो एक बात सुनेगा ही नहीं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए एग्री ही नहीं होगा, समझे। तो पहले उसके बाद देखा कि बार्गेनिंग पावर, और तीसरा इसको देखा सिचुएशन, परिस्थिति, सिचुएशन देखा, परिस्थिति देखा। देखिए इतना दिन से मथुरा शांत था और जैसे इलेक्शन नज़दीक आया मथुरा जो है जिंदा हो गया। इतना दिन जिंदा स्वर्गीय थे, जैसे इलेक्शन आया जिंदा, जीना कहाँ से जीना का जिन आके आ गया, समझे। तो क्या है, पोलराइजेशन ऑफ वोट है, वोट का पोलराइजेशन की बात है। तो इतना दिन से बहुत ज़्यादा देखिएगा, पहले इलेक्शन में घोटाला, नहीं समझे, राजीव गांधी का वो फोर्स घोटाला, बीपी सिंह जो है एक कागज़ हवाई जहाज से दिखा रहे थे कि जैसे हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे घोटाला का कागज़ सीधे देंगे, राजीव गांधी जेल। अब पता चला कि बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बटे, हटियो है, सब कर्म भी हो गया, नहीं समझे, कैंसर भी हुआ, एथी भी फेल किया, किडनी भी फेल किया, अब कागज़ कहाँ है पता नहीं चला, नहीं समझे। हाँ, मोदी के इलेक्शन के पहले देखिएगा कोल घोटाला तो वो घोटाला, इतना घोटाला का लिस्टे आता था। और 7 साल से गवर्नमेंट है, कोई घोटाला आज तक पकड़ाया ही नहीं है, पकड़ाया तो वो जेल में गया बाहर आ गया। तो जेल में गया बाहर आ गया तो घोटाला का पनिशमेंट क्या हुआ, जेल में जा जाता, प्रॉपर्टी सीज कर देता, नहीं समझे, एक्शन उसका हो जाता, उसका रिकवरी होता, तो अब ना ऐसे तो बड़ा अच्छा है। ये 10,000 करोड़ घोटाला कर लीजिए और 10,000 घोटाला कर लीजिए, जाके 10 साल जेल में आ जाइए। वैसा तो घोटाला आम जनता खूब करेगा, दीजिए ना उसको मौका। नहीं, 1,000 करोड़ देखिए दीजिए ना, पूरा बाप तैयार हो जाएगा कि भाई पहले 1,000 करोड़ में तू आराम से रहिए, हम जा रहे हैं जेल में भी आराम से रहेंगे, क्या दिक्कत है, बूढ़ा होइए गए हैं। हाँ, अब मिले बेल मिले चाहे नहीं मिला, जीवन उसी में रहेंगे, समझे। कौन घर में रहने से फ़ायदा है, हाँफते हैं कांपते हैं, उससे अच्छा है कि वहीं रहेंगे, समझे। तो इस तरह से पनिशमेंट अगर मिले तो सब पनिशमेंट लेने के लिए तैयार है ना। तो मोटा घोटाला करके अब पनिशमेंट ऐसा दे ना दो, सब तैयार हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप पनिशमेंट भी रिजिड कीजिए, कोई घोटाला करे एक लिमिट रहे। जैसे हमारा आईपीसी में है ना
कि चोरी किया तो इतना फाइन, इतना जेल। अरे तो चोरियों पर तो निर्भर करे कि 5 रुपये का चोरी किया, कि 5 लाख का किया, कि 5 करोड़ का किया, कि 5,000 करोड़ का किया, उस हिसाब से पनिशमेंट वैरी करना चाहिए ना, नहीं समझे? तो उस हिसाब से पनिशमेंट वैरी करता ही नहीं है, समझे? तो उस हिसाब से पनिशमेंट जब वैरी कराइएगा तब लोगों में डर होगा। तो 5 रुपये का चोरी किया तो वह जेल, अब 5 करोड़ का किया तो वह जेल नहीं, 5,000 करोड़ का किया तो वही जेल। तो उजलवा में जाना ही है, उसी जेल में 20 साल खटना ही है, तो 5,000 करोड़ का काहे न करके जाएंगे? बालो बच्चा परिवार को कोई टेंशन नहीं रहेगा, मोटा पैसा। तो ये सब नहीं, ये सब में पनिशमेंट की फ्रीक्वेंसी चेंज किया जाए। तो ये सिचुएशन देखेगा ट्रेड यूनियन कि हमारे पास सिचुएशन जो है हमारे एकदम डेड एंड तो नहीं है। तो क्या हुआ था ग्लोबलाइजेशन के फेज में, इनिशियल फेज में ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट में, डेड अगेंस्ट में सिचुएशन चला गया था, समझे? बिना चेंज किए हुए ऑटोमेटिक मशीन, सेल्फ एक्टिंग मशीन, मोर प्रोडक्टिव मशीन, मैकेनाइजेशन ऑफ मैनुअल वर्क, ये सब जब तक नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल बड़ा क्वेश्चन मार्क का था, समझे? देश के बहुत इंडस्ट्री बिक गए, बहुत इंडस्ट्री क्लोजर में चले गए, बंद हो गए, समझे? तो ऐसे में अगर मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट हुआ, इसका मतलब है कि आपके अगेंस्ट में सिचुएशन है। गवर्नमेंट बिकेम साइलेंट, सरकार साइलेंट हो गई, समझे? सरकार का कोई सपोर्ट नहीं रहा, समझे? तो पहले गवर्नमेंट जितना वर्कर के प्रति वोकल होती थी, गवर्नमेंट साइलेंट हो गई। स्थिति ये आया कि बीएमएस ने वाजपेयी गवर्नमेंट का विरोध किया। बीएमएच उससे जुड़ा हुआ फेडरेशन है बीजेपी से, वो विरोध किया। इंटक जुड़ा हुआ है कांग्रेस से, समझे? इंटक जो है कांग्रेस का विरोध किया। आई दोनों मौसेरा भाई जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर मीटिंगों किया, जबकि कांग्रेस बीजेपी एक प्लेटफॉर्म पर कभी मीटिंग करेगी, पॉलिसी बनाएगी नहीं बनाएगी। तो ये दोनों भाई हुआ मिल गया, मौसेरा भाई हुआ, समझे? एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों बैठा किया। और वो क्या, एंटी लेबर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, समझे? गवर्नमेंट जितना पॉलिसी बना रही है वो इंडस्ट्री के सर्वाइवल को ध्यान में रख रही है, और जैसे सर्वाइवल ध्यान देगा तो वो तो प्रो लेबर होगा नहीं पॉलिसी, और जब प्रो लेबर नहीं होगा तो उसका नाम दे दिया एंटी लेबर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और सब एक साथ बैठने लगा नीचे। बताइए, ऊपर का पॉलिटिकल पार्टी दोनों दुश्मन है, और नीचे जो एफिलिएटेड फेडरेशन है वो दोनों दोस्त एक साथ बैठ गया, एक के टेबल पर बैठ गया, समझे? तो ऐसा सिचुएशन आया, और इसमें ट्रेड यूनियन के पास एक ही उपाय था, कलेक्टिव बार्गेनिंग कंडीशन बेस्ड, कि आप इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बताइए क्या कीजिएगा, और तब इंडस्ट्री आपके कुछ ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, ठीक है? तो ये है था।